द्रविड़ स्कूल जो साउथ इंडिया में मोस्टली इवॉल्व हुआ है, इसका डेवलपमेंट क्यों अलग से हुआ है? क्योंकि जो साउथ इंडिया में टेम्पल का कंसेप्ट था वही जो नॉर्थ इंडिया में था उससे काफी अलग था। अगर हम आज देखें तो साउथ इंडिया में काफी बड़े टेम्पल्स दिखते हैं, तो हमको लगता है कि इतने बड़े टेम्पल्स क्यों बनाए गए होंगे, क्योंकि इसका पर्पज ही अलग था। रिलीजियस मैटर के लिए तो यूज होता ही था, दैट इज कॉमन फॉर द्रविडियन नागर बोथ। बट ये जो टेम्पल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थे, क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे टेम्पल को लैंड, उसके ऊपर टैक्स, ये सब के राइट्स मिलते थे। तो इसी वजह से इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी टेम्पल हुआ करता था। और दूसरा, ये इतनी बड़ी लैंड को कंट्रोल करता था कि इसकी वजह से उसके जो डे टू डे सारे जो उसके ऑफिसेज है वो सब भी यहीं पे मेंटेन होता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्पल का कंसेप्ट है, अगर इतना बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है तो पहले ऐसा नहीं था कि पूरा रिलीजियस तौर पे ही यूज होता था। कुछ था जो क्वार्टर्स के तौर पे यूज होता था, कुछ उसका पार्ट था वो असेंबली हॉल के तौर पे यूज होता था, इसलिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते। ये यहाँ पे शायद क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, घर पे कंप्यूटर पे दिखेगा, इसका रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं था। यहाँ पे जो शिखर है इसको बोलते हैं शिखर। तो अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल में कहीं पे लिख रहे हो तो शिखर वर्ड अगर यूज कर रहे हो तो फिर ये पार्ट के लिए तो ये मिस इंटरप्रेट होगा। तो यहाँ पे अगर यूज करना है तो विमान यूज करना है, जो जैसा नागर स्टाइल में शिखर है वैसा यहाँ पे विमान है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपके मार्क्स डायरेक्टली वहां पे कट होंगे। शिखर यहाँ पे भी है लेकिन ये छोटा सा है इसके ऊपर, जो जैसा वहां पे कलश था वैसे यहाँ पे शिखर। यहाँ पे गर्भगृह है, इसके ऊपर ऐसा पिलर जैसा एक कंस्ट्रक्शन होता है और फिर इसके ऊपर ऑक्टागोनल शेप जैसा ये लोग विमान क्रिएट करते हैं। तो ये काफी बड़ा होता है और जैसे जैसे डायनेस्टिकली ये डेवलप हुआ इसका शेप ज्यादा बड़ा होता है। कुछ टेम्पल्स तो ऐसे है जिसमें ये विमान ही पूरे टेम्पल को डोमिनेट करता है। फिर ये यहाँ पे ध्वजा स्तंभ जैसा स्ट्रक्चर को मिलता है। इसके बाद गोपुरम होता है। गोपुरम ये पिक्चर में नहीं है, आगे मैं गोपुरम का अलग से आपको पिक्चर दिखाऊंगी। तो गोपुरम है दैट इज गेटवे। तो यहाँ पे जो गोपुरम है वैसा नागर स्टाइल का टेम्पल है। तो यू कैन थिंक कि कितना बड़ा पैमाने पे होता है, क्योंकि जो इसका गेटवे है वो इतना बड़ा, उसकी साइज भी काफी बड़ी होती है और उसको कार्विंग भी इतना अच्छे से करते हैं। तो नागर स्टाइल का अगर कोई टेम्पल आप ले लो तो वो दोनों सिमिलर लगेंगे। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में इनका कंसेप्ट ये था कि इन्होंने इमेजिन किया था कि गॉड यहाँ पे सोए हुए हैं। अगर आप ऐसे इमेजिन करो तो गॉड का जो आज्ञा चक्र होता है जो बिटवीन द आईब्रोज होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर गर्भगृह बनता है यानी मेन श्राइन होती है और उसके ऊपर डायरेक्टली विमान होता है और उसका शिखर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे ये जो सारे जो फीचर्स है उसको ऐसे ही मतलब अलग अलग चक्र से जोड़े गए हैं। और फिर जो लास्ट गोपुरम आता है वो जो भगवान की जो फीट जहाँ पे है, पैर जहाँ पे है वहां पे गोपुरम बनता है। तो इस हिसाब से उन्होंने, उनकी फिलॉसफी ये है। इसमें मेनली जो अलग से फीचर्स है वो सब पहले मैंने बोला, टैंक का प्रेजेंस है, बिकॉज इनकी जो रिचुअल्स है उसमें बाथिंग का काफी इंपॉर्टेंस है। आज भी हम साउथ इंडियन टेम्पल्स में अगर विजिट करते हैं तो फर्स्ट यू विल हैव टू टेक द बाथ, देन यू विल हैव टू वेयर लुंगी, देन ओनली यू कैन एंटर द टेम्पल। तो ये उनके रिचुअल्स है, इसलिए यहाँ पे टैंक का प्रेजेंस होता है। ऐसे टेम्पल के बीच में ऐसे पॉन्ड जैसा या टैंक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे पिलर का काफी ज्यादा यूज होता है, जो वॉल्स होती है वैसे पिलर ही होती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कार्विंग होता है। शिखर का जैसे मैंने बोला कि जैसे नागर शिप में शिखर था वैसे यहाँ पे ऑक्टागोनल शेप विमान है और शिखर जो है वो विमान के ऊपर छोटा सा पार्ट है और सिंगल विमान है। जैसे कि हमने नागर स्टाइल में देखा था, शिखर है, फिर अर्ध शिखर है, उप शिखर है, उर्ध शिखर है, वैसा अलग अलग टाइप का नहीं होता, एक ही विमान है, सिंगल विमान ऑन द टेम्पल। जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है वो पूरी डायनेस्टिकली डेवलप हुई है, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे पल्लवा है, चोला है, वो जैसे डायनेस्टी चेंज होती जाएगी वैसे इसमें फर्दर एडिशन होता है। रीजन ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, अराउंड तमिलनाडु, ये सारे जो रीजन्स थे, तांजोर था मेनली, मदुराई था, इस सबके अराउंड में ही डेवलपमेंट होता है।
इसमें जो स्कल्पचर्स है वो और नागा स्टाइल में जो स्कल्पचर्स होते हैं ये दोनों में डिफरेंस है। नागा स्टाइल में हमने देखा था कि जो स्कल्पचर्स थे वो मोस्टली जो हमारी स्क्रिप्चर्स थी उससे इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि कामसूत्र है या फिर कालिदास के कोई इंस्क्रिप्शन है उससे डायरेक्टली इंस्पायर होते हैं। जबकि यहाँ पे गंगा और मिथुना की जगह पे द्वारपाल ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर ही आपको ज्यादा मिलते हैं। अगर गोपुरम है तो वहाँ पे द्वारपाल ही मिलेंगे, जबकि नागा स्टाइल में अगर गेटवे है और वहाँ पे स्कल्पचर्स करते हैं तो फिर गंगा का और ऐसे कपल्स के पोस्टर आपको ज्यादा मिलते हैं। इसके मेन जो मेट्रो फेज में टेम्पल है जिसमें सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, वैसे दो है, गंगईकोंडा चोलापुरम बाय राजेंद्र वन एंड बृहदेश्वर टेम्पल एट तांजोर। ये दोनों इसके सबसे मैच्योर फेज है। जैसे कि मैंने बताया डायनेस्टिकली ये डेवलप हुई थी, तो डायनेस्टिकली ही हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले पल्लवा जिसके अंडर ये स्टार्ट हुआ, और फिर चोला जिसमें ये मैच्योर स्टेज पे या क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचा। तो स्टार्टेड बाय पल्लवा एंड फ्लरिश्ड बाय चोलास। नायका और उसके बाद विजयनगर। वैसे विजयनगर का जो टाइम पीरियड था वो हम एंशियंट इंडिया में नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम साउथ इंडियन को देख रहे हैं तो उसको फिर एक ही फ्लो में हम डेवलपमेंट देख लेंगे। पल्लव स्कूल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो केव आर्किटेक्चर था, साउथ द्रविडियन केव आर्किटेक्चर था, वो रॉक कट था और उसमें रथा और मंडप का ये दोनों का कंसेप्ट था। वही आगे जाके फिर ऐसे टेम्पल में कन्वर्ट होता है। जो इसका फर्स्ट किंग था महेंद्र वर्मन, जो 6 to 7 सेंचुरी के अराउंड में इसका टाइम पीरियड था, उसमें सिर्फ रॉक कट के उसका कंसेप्ट था। मंडप जो था वो टेम्पल की जगह पे यूज होता था, टेम्पल जैसा कोई वर्ड नहीं था, मंडप ही यूज होता था। और जिसको हम टेम्पल स्ट्रक्चर बोलते हैं वैसा कोई रियल टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं था। इसमें जो मेनली केव्स थी वो आदिवरा केव्स और दुर्गा केव्स। इसमें महिषासुर मर्दिनी का काफी फेमस है। और पंच पांडव केव फर्दर नरसिंहवर्मन के टाइम पे भी इवॉल्व होती है। तो ये डेवलपमेंटल स्टेज है। यहाँ पे उसको स्टार्टिंग में बनाया गया है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है। फिर नरसिम्हा वर्मन में हम देख सकते हैं कि जो इसमें जो रॉक कट केव्स थी वो काफी सिंपल थी, ऐसे टाइप के। और फिर इसमें डेकोरेशन ज्यादा होता है, तो ये इसमें एडिशन है। फिर जो मंडप था, इसको पहले मंडप बोलते थे, वो अभी रथ बन जाता है। ये जो मेन स्ट्रक्चर उसको रथ बोलते हैं। और उस जो इसका बाहर का ये पेविलियन जैसा स्ट्रक्चर फिर क्रिएट होता है, ओपन पैसेज, उसको फिर मंडप बोलते हैं। तो ये चेंज होता है। फिर ये पंच पांडव केव में कुल 6 रथ है, उसमें से 5 पांडव के हैं, 1 द्रौपदी का है। तो जो सबसे बड़ा रथ है वो युधिष्ठिर का, धर्मराज का रथ है, और जो सबसे छोटा है वो द्रौपदी का रथ है। तो धर्मराज का जो रथ है, ये जो पिक्चर वो धर्मराज रथ है। तो धर्मराज का जो रथ है दैट इज प्रीकर्सर टू द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इससे ही फिर आगे जाके, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं थोड़ा जो शिखर का जो कंसेप्ट है, तो विमान जैसा, विमान का फर्स्ट स्टेज आप बोल सकते हैं ऐसा। फिर इसके थर्ड किंग आते हैं राजसिम्हा वर्मन। इसके अंडर में ये पूरा जो रियल टेम्पल आर्किटेक्चर है वो स्टार्ट होता है। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्ट होते हैं, ओपन एयर कार्विंग भी होती है इसमें, रॉक सरफेस पे ये पूरा क्रिएट होता है। इतना पहले से ही मैसिव टेम्पल बनाना ही स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्कल्पचर्स बनाते हैं वो गुप्ता एज से थीमेटिकली तो डिफरेंट है ही, लेकिन इसमें जो ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि जो द्रविडियन फीचर्स होते हैं मेल या फीमेल के, वो नॉर्दर्न फीचर से काफी डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा हायर चीक बोन्स वो सब हम देख सकते हैं। यहाँ ये जो डायनेस्टी थी, इसका एनिमल रिप्रेजेंटेशन में उसकी एक्सेलेंसी थी। तो जितने भी एनिमल्स के स्कल्पचर्स बनाए आर्किटेक्चर में, उस सब में एनाटॉमी का बहुत ही ज्यादा परफेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। जो कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम, वो इसका ये टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसमें भी पंचायतन स्टाइल है, सब्सिडियरी श्राइन्स है और मेन श्राइन है। और शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, वो भी इस टाइम का एग्जाम्पल। फिर जो इसका फोर्थ था नंदी वर्मन, उसने ये काफी बड़े टेम्पल्स थे, तो फिर उन्होंने थोड़े छोटे टेम्पल्स का कंसेप्ट स्टार्ट किया था।
और उसने जो अलग अलग ये महाबलीपुरम में कुछ फीचर्स थे ये कांचीपुरम में, उन सबको कंबाइन करके एक द्रविडियन स्टाइल इवॉल्व करना स्टार्ट किया, जो सारे फीचर्स एक ही टेम्पल में मिल सके। उसके बाद आता है चोला स्कूल, जो सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स पीरियड द्रविडियन आर्किटेक्चर का बोल सकते हैं, वो ये पीरियड है। 10 to 11th सेंचुरी का इसका टाइम पीरियड है। इसने पल्लवा हेरिटेज को थोड़े फ्रेश अप्रोच से देखना स्टार्ट किया कि उसमें फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी एक मासिव स्ट्रक्चर्स तो बन गया था, तो कुछ अलग से नहीं बना था, लेकिन उसमें कुछ फिर अपना टच कैसे देख सकते, वो इसमें स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो विमान का कंसेप्ट था, इतना ज्यादा उसकी साइज बढ़ा दी गई जो पूरे कंस्ट्रक्शन को डोमिनेट करना स्टार्ट करे। तो विमान का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे ज्यादा स्टार्ट हुआ। उसके जो मेन मैंने बोला बृहदेश्वर और गंगईकोंडा चोलापुरम, ये दोनों टेम्पल्स है। ये जो पिक्चर है गोपुरम का है, तो अभी आप नागा स्टाइल का कोई भी टेम्पल याद करो तो इसके और इसमें काफी सिमिलरिटी होगी। तो ये लोग पहले से गोपुरम को बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव बनाते थे। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है मोनोलिथिक बुल का है, जो सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट है वो लेपाक्षी में है, जो हम विजयनगर किंगडम में देखेंगे। तो ये काफी बड़ा एक स्ट्रक्चर है और इसमें जो बुल की एनाटॉमी है वो भी काफी अच्छे से दिखाई ये बुल। तो विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये 16th सेंचुरी के अराउंड में डेवलप हुआ था। हम्पी वॉज इट्स कैपिटल। तो सबसे ज्यादा जो सारे कंस्ट्रक्शन अच्छे हुए वो हम्पी के अराउंड में थे। विजयनगर की जैसे हमें फिलोसॉफिकल आइडिया है कि वो सेक्युलर बिल्डिंग्स या कुछ भी अगर डेवलपमेंट होता है तो सेक्युलरिज्म पे ज्यादा फोकस करते थे, वैसे ही आर्किटेक्चर में वो लोटस टेम्पल जैसे सेक्युलर बिल्डिंग्स ज्यादा मिलते हैं। टेम्पल्स मिलते हैं लेकिन सेक्युलर बिल्डिंग्स और पब्लिक एम्यूनिटीज के लिए ज्यादा फोकस रहता है उनका। ये जो बुल है वो लेपाक्षी जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर है, वो काफी बड़ा है। मतलब अगर आप इसके पास फोटो खींचो तो यहाँ तक ही पहुंचोगे, इतना बड़ा। इसमें जो ये पोर्शन है ओपन पैवेलियन टाइप स्ट्रक्चर है, तो अगर कुछ भी डांस या असेंबलीज ये सारे फंक्शंस होते हैं तो वो यहाँ पे होते हैं। ये नंदी है, तो ये जो शिव टेम्पल है उसके बाहर का ये स्ट्रक्चर है। ये वेल्लोर का है, जो फेस्टिव हॉल ऑफ वेल्लोर जिसको बोलते हैं, तो ये यही है। तो यहाँ पे काफी जितने बड़े फंक्शंस करना है तो इसके लिए स्पेस मिल जाती है। और इसमें जो गोपुरम्स बनाते थे वो बहुत ही ज्यादा, ये इससे भी बड़े गोपुरम्स बनने लगे। और कृष्णदेवराय जो इसके मेन सबसे अच्छे रूलर थे, तो उसके नाम पर से फिर उस टाइम पीरियड में गोपुरम्स को राय गोपुरम्स भी बोलते थे। नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अगर हमने साउथ इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो फिर उसमें हम देखेंगे कि जो मदुराई रीजन में ये नायक ट्राइब्स या फिर कुछ ऐसे टाइप के ग्रुप्स थे जो डोमिनेट करते थे। तो जैसे ही विजयनगर किंगडम डिसइंटीग्रेट हुआ तो मदुराई रीजन में ये लोग पावर में आ गए, तो इनके अंडर में ये स्टाइल डेवलप हुई थी। तो ये जो नायक स्कूल है उसके अंडर में ये सारे काफी बड़े बिल्डिंग बड़े स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। इसमें ये विजयनगर स्कूल से ही डिसइंटीग्रेट होके आए थे, तो विजयनगर के जितने फीचर्स है वो इन लोगों ने कंटिन्यूड किए। लेकिन उन्होंने जो एडिशन किया था ये प्रकारम का, यानी कि हमने देखा था कि जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उसमें काफी अलग अलग टाइप के पैसेजेस होते हैं। मेन टेम्पल होता है, उसके पीछे कुछ और असेंबली हॉल्स होके उसके पीछे मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स जितना होता है। तो वो सारे जो अलग अलग पार्ट्स है उसको कनेक्ट करने के लिए ये प्रकारम का यूज होता था। तो ऐसे कॉरिडोर टाइप का है और कवर्ड होता है, और उसके दोनों साइड पे फिर ऐसे स्कल्पचर्स भी करते हैं और पिलर्ड वर्क होता है। तो ये जो प्रकारम है दैट इज द मेन एडिशन ऑफ दिस नायक स्कूल। और सबसे अच्छा प्रकारम वर्क हम देख सकते हैं रामेश्वरम में, तो ये उसका ही पिक्चर है। फिर नायक स्कूल जो जिसका सबसे प्रोमिनेंट टेम्पल था वो मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी सुंदरेश्वर है वैसे पूरा नाम तो, लेकिन हम कन्वीनियंस के हिसाब से मीनाक्षी टेम्पल ही बोलते हैं। तो ये मदुराई में है और आप देख सकते हैं इसका विमान कितना बड़ा है। आप पूरे टेम्पल में ऐसा ही लगेगा सिर्फ विमान है और कुछ नहीं।
तो ये डोमिनेट करता है। और इसमें 2 श्राइन है। बेसिकली ये शिवा टेम्पल है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। साउथ इंडियन जो फिलोसॉफीज है वहाँ पे शिव का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो ये बेसिकली है शिवा टेम्पल। शिवा यहाँ पे सुंदरेश्वर के जैसे माने जाते हैं, तो सुंदरेश्वर इज द वो शिवा का ही एक ऐसा अवतार है। और दूसरी जो श्राइन है वो उसकी वाइफ है, उसकी मीनाक्षी नाम दिया है, तो पार्वती, शिव पार्वती का ही टेम्पल। यहाँ पे ये होता है कि जो भी जितनी भी स्पेस मिलती है वहाँ पे कार्विंग कर देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सरफेस कार्विंग करते हैं इसमें इंटीग्रेटली। और दूसरा फीचर ये होता है कि स्कल्पचर्स तो बनाते हैं, लेकिन जो गॉड्स की ज्वेलरीज होती है उसमें भी कार्विंग कर देते हैं। मतलब ज्वेलरी नेकलेस बनाए तो नेकलेस के अंदर भी छोटी कार्विंग कर देंगे, तो इतनी डेलिकेट कार्विंग भी ये लोग करते हैं। ये विजयनगर पीरियड में भी होती है, तो ये कंटिन्यू। वेसर स्कूल, जिसमें नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों के फीचर्स कंबाइन की गए थे, क्योंकि इसके जो आप रीजनली इसका लोकेशन देखोगे तो वो दोनों जो रीजन्स है उसके बीच का है, कर्नाटक। तो यहाँ पे चालुक्य थे, तो चालुक्य स्टाइल भी इसको बोलते हैं या फिर कर्नाटका स्टाइल भी बोलते हैं। ये अराउंड 7 to 8 सेंचुरी डेवलप हुआ था। अगर आप ये देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि इसका जैसा डेवलपमेंट है वो नागर स्टाइल का है, लेकिन इसका जो ये शिखर है इसमें दोनों के फीचर्स हम देख सकते हैं, विमान और शिखर कंबाइन है। इसमें जो एक्सटीरियर वॉल्स है उसमें जो कार्विंग की गई है उसमें भी दोनों स्टाइल का कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। पिलर, सीलिंग्स और डोर्स सब में कार्विंग अच्छे से करते हैं। इसमें मेन तो जो मंडप है और विमान उसको ज्वाइन करने के लिए अंतराल का यूज करते हैं। जो हमने नागर स्टाइल में अंतराल का कंसेप्ट देखा था, वैसे ही यहाँ पे ये अंतराल का कंसेप्ट होता है। तो आप ऐसा ग्राउंड प्लान इसका देखोगे तो नागर स्टाइल जैसा लगेगा, और विमान और ये सब का कार्विंग्स और वो द्रविडियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस होता है। इसका जो मेन है टेम्पल विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टाडकल, जो हमने इलोरा के टाइम पे भी इसका जिक्र किया था कि जो कैलाश टेम्पल है वो और विरूपाक्षा टेम्पल ये दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, क्योंकि राष्ट्रकूटा थे वो यहाँ से ही बिलोंग करते थे, तो यहाँ इससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। मेनली हमने सारी स्कूल्स देख ली, अभी जो अलग से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो हम दिख रहे हैं। होयसला स्कूल ऑफ आर्ट, ये साउथ कर्नाटका में डेवलप हुआ था नियर मैसूर। तो उसका जो ग्राउंड प्लान था वो काफी डिफरेंट था, ये ऐसा स्टार जैसा ग्राउंड प्लान था। तो अब ऐसे देखोगे तो उसकी ऐसे जिगजैग जैसी वॉल्स भी हो। इसका रीजन ये था, जो श्राइन थी यानी जो मूर्ति रखते थे वो यहाँ पे रखते थे सारे, यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं, यहाँ पे हॉल था, ठीक है। तो श्राइन से कोई सेंट्रल श्राइन नहीं है, दैट मीन्स कि सारी जितनी भी जो कोई अगर कोई सेंट्रल श्राइन नहीं है तो कोई सब्सिडियरी श्राइन भी नहीं है, तो सारी जो श्राइन्स है वो मेन श्राइन है। मतलब कि इन्होंने सारी श्राइन्स को इक्वल पावर दिया था, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो वॉल्स थी वो भी ऐसे जिगजैग टाइप की थी, वो आप घर पे जाके और मतलब पिक्चर्स देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, जिगजैग टाइप की वॉल्स थी। और इसमें जो टेम्पल पिलर्स थे उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया था कि मोनोलिथ जैसा लगे, लेकिन एक्चुअली मोनोलिथ है नहीं, जॉइंट्स है, लेकिन इतने अच्छे से जॉइंट्स बनाए कि जॉइंट्स अपीयर नहीं दिखते नहीं है, तो अपीरेंटली ये मोनोलिथिक लगता है लेकिन है नहीं। इसमें भी ज्वेलरी, गॉड्स की ज्वेलरी में भी अच्छे से इसमें जितना अच्छे से कार्विंग मिलता है वैसे कहीं नहीं मिलता, तो ये इसका मेन फीचर है। स्टार्ट वहां पे हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसमें यही मिलता है। अगर इयररिंग्स भी छोटी बनाई तो उसमें भी कार्विंग कर दी, तो इतना डिटेल में कार्विंग होता है। इसमें जो जगती है यानी कि रेस्ड प्लेटफॉर्म वो काफी ऊंचा होता है, हायर होता है। इसके एग्जाम्पल से चिन्नकेश्वरा टेम्पल, बेल्लूर और होयसलेश्वर। पाल स्कूल ऑफ आर्ट जो बंगाल में डेवलप हुए थे अंडर पाल रूलर्स एंड सेना रूलर्स, तो ये 10th-12th सेंचुरी के अराउंड में डेवलप हुई थी। इसका जो फिनिशिंग था वो बहुत ही अच्छे से किया गया था, यानी कि स्टोन स्कल्पचर्स भी कुछ बनाएंगे तो इसको इतनी अच्छी से पॉलिश करेंगे या फिनिश करेंगे तो
वो मेटेलिक जैसा फील होता है। अगर ये आप देखोगे तो आपको कुछ सिल्वर स्कल्पचर जैसा फील होगा, इतना अच्छे से उन्होंने इसको फिनिशिंग दिया है, लेकिन एक्चुअली होता स्टोन स्कल्पचर्स है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट था। और फिर जो नालंदा रीजन है उसमें जो जितने डायनेस्टी अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुई, उस हिसाब से वहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के हमको एविडेंस मिलते हैं। तो उसको हम फर्दर डिवाइड ये सब में करते हैं। सबसे पहले जो महायान फेज था बुद्धा का, क्योंकि नालंदा था वो काफी उस टाइम पे पावरफुल प्लेस था, उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा था, वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी थी। तो महायान फेज का मिलता है, यानी कि बोधिसत्व की इमेजेस मिलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो महायान फेज प्रॉपर होगा वहाँ पे बोधिसत्व की इमेजेस ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे बोधिसत्व की मिलती है। फिर दूसरा जो था वो सहजयान जो उसका सेट था उसकी मिलती है। एंड थर्ड वन इज कालचक्र या फिर कापालिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द रेफरेंस, क्योंकि ये जो पाल स्कूल थी वो इसके अराउंड में थी, बिहार बंगाल का जो एरिया है वो कवर करती, और इसके जो फिगर्स है वो काफी अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं। राष्ट्रकूट स्कूल ऑफ आर्ट ये ऑलरेडी हमने अच्छे से कवर कर दिया। जो कैलाश टेम्पल है इलोरा का वो इसमें आएगा। और एलिफेंटा के उसमें हमने त्रिमूर्ति देखी थी, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी में सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फीचर है। तो राष्ट्रकूटा लिखना है तो यही है जो हमने ऑलरेडी देख लिया। स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता एज, जो बुद्धा के स्कल्पचर्स थे उसमें फर्दर एडिशन होता है। पहला मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्रीम सैंडस्टोन का यूज होना स्टार्ट होता है। वहाँ पे हमने मथुरा में देखा था रेड सैंडस्टोन, और अमरावती में व्हाइट मार्बल का यूज होता है, और मथुरा गांधार में जो होता है वो ग्रे सैंडस्टोन का यूज होता है। यहाँ पे क्रीम सैंडस्टोन का यूज होता है, तो वो एक अलग से फीचर है। दूसरा गुप्ता एज की ये खासियत है, जो आप गुप्ता एज के रिलेटेड सारे आंसर्स में लिख सकते हो। जो गुप्ता में जो भी आर्किटेक्चर हुआ या स्कल्पचर हुआ उसमें एक अच्छे से परफेक्शन मिलता है, जो पहले के किसी भी टाइम पीरियड में नहीं था। तो जो टेक्निकल स्किल है और एस्थेटिक एस्पेक्ट है, दोनों के बीच में एक हार्मनी मिलती है। और जो पहले से फीचर्स चलते थे उसको यहाँ पे थियोरेटिकली एस्टेब्लिश किया गया था, और उसके हिसाब से फिर बनाना स्टार्ट हुआ। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि जैसे इंडियन फीमेल है तो उसके कुछ फीचर्स एस्टेब्लिश्ड है, कि अगर आपको कालिदास ने कुछ इमेजिनेशन किया था, जैसे कि ऐसी आंख होनी चाहिए, ऐसे हेयर होने चाहिए, ऐसा उसका फिगर होना चाहिए, वैसे एस्टेब्लिश्ड एक होता है कि मीनाक्षी होती है या फिर हरण जैसे, ऐसा वो ये टाइम पीरियड तक आने में ये सारे फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए थे कि अगर ये बनाना तो ऐसा होना चाहिए, जो आइडियल स्टेज को बोलते हैं, तो वो एस्टेब्लिश हो गए थे। तो गुप्ता में जितने भी स्कल्पचर्स मिलते हैं या फिर आर्किटेक्चर मिलता है, ये जो फैक्ट्स है इसके बेस पे होता है। इसकी वजह से जो डिग्री ऑफ परफेक्शन है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो बुद्धा का आपको फिजिक मिलेगा वो काफी आपको ऐसे मोर देन परफेक्ट फील होगा। इसके पहले जो था जो भी स्कल्पचरर था उसको जैसा इमेजिन होता होगा वैसे बनाया था, जबकि यहाँ पे जो शिल्प शास्त्र है वहाँ पे जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए उसके बेस पे बनाया। तो इस वजह से मेजर डिफरेंस ये है। तो गुप्ता के रिलेटेड आप कोई भी आंसर लिखो तो उसमें हार्मनी एंड परफेक्शन ये दो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो मेंशन करना है। दूसरे यहाँ पे जो बुद्धा का ऑरा आप देखोगे तो वो ज्यादा डेकोरेटिव है। इसके पहले के जो भी स्कल्पचर्स है उसमें सिर्फ ये ऐसा बुद्धा का ही स्कल्पचर था, उसके आसपास ऐसा ऑरा नहीं बनाया था। तो यहाँ पे जो ऑरा है वो ज्यादा बड़ा डेकोरेटिव और डोमिनेंट फीचर भी कई बार हो जाता है। स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों बुद्धा मिलते हैं यहाँ पे, और ये सारनाथ के अराउंड में इसके एविडेंसेस मिलते हैं, तो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो बुद्धा है वो थोड़ा स्माइलिंग है, तो ये दिखाता है कि जो उसकी एनलाइटनमेंट की जर्नी थी वहाँ पे उसने हार्मनी उनको मिल गई है। ही हैज अटेन्ड द हार्मनी, तो वो सजेस्ट करता है कि अल्टीमेट हार्मनी इज अचीव्ड बाय। और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड आया तब जब मैंने बताया था स्तूपा में कि अशोक के टाइम पीरियड में ये क्लाइमैक्स है, सबसे ज्यादा स्तूपा उसी टाइम पीरियड में बनाए गए। तो जब यहाँ पे ये टाइम पीरियड आया उसमें काफी स्तूपा का कंस्ट्रक्शन कम हो गया, काफी कम स्तूपा ये टाइम पीरियड के हमको मिलते हैं। उसका रीजन ये भी है कि स्तूपा काफी मासिव स्ट्रक्चर होता है,
तो हमने देखा था कि गॉड अगर पैट्रोनेज करती है तभी स्तूपा बनते थे, गॉड आर्ट के अंडर में ही बने थे। तो यहाँ पे गुप्ता एज में जो किंगडम थी वो ब्राह्मणिकल थी, तो उसने बुद्धिज्म की और टॉलरेंस दिखाया था, लेकिन उसका इनिशिएटिव इतना नहीं लिया था। तो इस वजह से स्तूपा का जो कंस्ट्रक्शन है धीरे धीरे कम होता है। चोला स्कल्पचर नॉर्दर्न स्टाइल में ये आएगा और सदर्न में, अभी हम दोनों साथ साथ में देखेंगे कि जो बाइफर्केशन है ये इस टाइम पे स्टार्ट होता है। तो इस वजह से साउथ इंडियन में चोला स्कल्पचर ये इस टाइम में स्टार्ट होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये नटराज स्कल्पचर। ये अभी करंट में भी थोड़ा न्यूज में था, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया में हमने वापस लेने के लिए कुछ डेवलपमेंट था, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। और नटराज स्कल्पचर में इतनी डिटेलिंग है कि आप 10 मार्क्स या 12 मार्क्स में इसको लिख सकते हो, तो इस वजह से मैंने इसको अलग से लिया है। मोस्टली ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। पहले जो केव आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर था, उसमें केव में भी ये रॉक कट स्कल्पचर्स भी मिलते थे, लेकिन मोस्टली ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। इसमें जो मुद्रा है इसका अपर राइट हैंड ये डमरू दिखाता है। तो डमरू जो इंडियन फिलोसॉफी में है वो उसका कॉस्मिक साउंड ऐसा बोलते हैं। तो डमरू के साउंड से पूरी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्रिएट हुए थे, तो वो उसका क्रिएटर फैक्टर दिखाता है कि यहाँ से क्रिएट होता है। यहाँ पे फायर है ये हैंड में, तो फायर जो है वो डिस्ट्रॉइंग उसका फैक्टर दिखाते हैं। तो एक हाथ से क्रिएट करते हैं, दूसरे हाथ से डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये उसका फीचर है। फिर जो ये लोअर राइट हैंड है वो बेनेडिक्शन के फॉर्म में है, तो मतलब जो भी इनके अंदर फेथ रखता है उसको वो आशीर्वाद देते हैं, वैसे इनका फिलोसॉफी है। फिर दूसरा जो हैंड है वो नीचे की ओर दिखाता है, तो मोक्ष पाथ सजेस्ट करता है कि आप अगर अपना ईगो छोड़ के यहाँ पे आते हैं तो मोक्ष मिलता है, ऐसा सजेस्ट करते हैं। फिर ये जो पूरी मेटेलिक यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ये जो है डेमन है। तो अगर जो डेमन होता है वो उसका ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ये भी सजेस्ट करता है। फिर ये जो सारे सर्कल्स हैं वो जो बर्थ और डेथ की साइकिल है, अनएंडिंग साइकिल, वो दिखाते हैं। तो अगर आप अपना ईगो छोड़ के यहाँ पे आते हो देन ओनली यू कैन अटेन टू मोक्ष। तो ये जो इंडियन फिलोसॉफी थी पूरे इसमें फीचर किया गया है। फिर ये जो मेटल बोलते हैं इसको गंगा रिवर दिखाई है, और क्रेसेंट मून जो शिव की ग्लोरी है उसको दिखाता है। इसमें एक कान में स्मॉल इयरिंग है, दूसरे कान में बड़ी इयरिंग है। तो स्मॉल है दैट इज फॉर मेल एंड बड़ी इयरिंग है दैट इज फॉर फीमेल। तो अर्धनारीश्वर के जो हम देखते हैं शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में, वो भी यही फिगर से दिखते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये दिखाता है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, तो ये भी इसी से। यहाँ पे जो स्नेक दिखाते हैं नटराज या फिर शिव के भी और भी जो हम फिगर्स दिखते हैं उसमें स्नेक होता है, वो कुंडलिनी पावर दिखाता है जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी में जिसका इम्पोर्टेंस है। तो इसकी जो शिवा है उनकी कुंडलिनी पूरी एनलाइटेड है ऐसा। यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फिर मेडिवल से हम स्टार्ट करते हैं।